मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 5 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, इंडिया में इलेक्शन चल रहे थे, जनरल इलेक्शन, जिसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है कल। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से या यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक मैंने आज यहाँ पे लिया है, इलेक्शंस एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। अदरवाइज अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन वहां से प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज हम लोग बात कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट किया जाता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है। अब जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, सीट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, अब आगे क्या प्रोसीजर इसमें रहता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसके अलावा एक साइंस से एक बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, ट्वाइलाइट एंड द डॉन। मतलब अब इसको आप सूर्यास्त या सूर्यास्त जब होता है या सूर्योदय होता है, उस समय जो हल्की हल्की लाइट आपको नजर आती है उसके बारे में बात करेंगे। कई बार आपको सन दिखाई नहीं देता है, लेकिन सन के आने से पहले आपको कुछ लाइट दिखाई देती है, और सन के जाने के बाद भी, सनसेट के बाद भी कुछ लाइट आपको दिखाई देती है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ट्विलाइट एंड डॉन। अच्छा टॉपिक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा क्योंकि आज द हिंदू में ज़्यादातर न्यूज़ जो है पॉलिटिक्स के अराउंड ही घूम रही हैं, तो द हिंदू बिजनेस लाइन से मैंने दो टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, फार्म सब्सिडी और फ्लड इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पीएम किसान के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक आज नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसलिए ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे हम लोग एनालिसिस में। आधे घंटे तक में आपका लगभग लगभग ओवर हो जाएगा। बट थोड़े से अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट यही है कि अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीएम प्रेप आईएएस एलिवेट करके हमारा प्रोग्राम है मेंटोरशिप का। अगर वो किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, फुल टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो, पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, रैंक इंप्रूव करना चाहते हो, तो किसी भी लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी से जुड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपको एक गाइड की, एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी नीड्स को समझ के आपको गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे सक्सेसफुली और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ सकें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पीएम एलिवेट आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्यूआर कोड यहाँ, सॉरी, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करिए, आप इस पे व्हाट्सएप करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको डिस्कशन कराए जाते हैं पूरा वीक का। तो वो क्लासेस मैं ही करता हूँ, 2.5 से 3 घंटे की बहुत बढ़िया क्लासेस चलती हैं। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन करें। SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो मेरी तरफ से 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। वैसे ये प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव है भी नहीं, सबको करना चाहिए, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको करना ही पड़ेगा यूपीएससी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। चलिए, तो देखिए यहाँ पे 240 सीट्स जो है, बीजेपी शिवसेना 7, एलजेपी 5, घुमा फिरा के इस तरह की सीट्स आई हैं। तो बेसिकली 290+ सीट्स, 293 के अराउंड सीट जो है वो मिली है एनडीए को। और उसके अलावा जो इंडिया अलायंस है उसको जो है वो मिली है, थोड़ा सा कम मिली है उससे बेसिक, जिसमें कांग्रेस को 99, एसपी को। तो ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि अब आगे क्या होगा, जो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब सीट्स किसकी कम हुई, कहीं कहीं ज्यादा हुई, से क्या रीजंस हैं, उसमें हमें जाने का मतलब नहीं है, वो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो एक सेटबैक, जिस तरह से एग्जिट पोल सब दिखा रहे थे, एक क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश के अंदर फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक मतलब रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें भी चल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, उस तरह की बातें भी हुई। पेपर लीक वाली प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी रही वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का इशू काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहा। और जिस तरह से कुछ लीडर्स ने जो बयानबाजी किया था मुस्लिम्स को लेकर, ऑल दैट, उसको लेके शायद कुछ नाराजगी रही होगी, तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्कशन सुन सकते हो। लेकिन हाँ, अब क्या होगा वो थोड़ी सुनने वाली बात है। अब होता यह है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, ठीक है, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है विनिंग कैंडिडेट को। तो ये प्रूफ होता है कि भैया आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत चुके हो, आप एक यहाँ पे विनर हो, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो रिसीट है, इस सर्टिफिकेट को एक पोस्ट के द्वारा इमीडिएटली जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि उनको भी कंफर्मेशन हो जाए। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, नाम लिखा होगा, साइन होंगे, सील वगैरह लगती है, उनको कंफर्मेशन हो जाती है। इसे फॉर्म 22 बोलते हैं। अब ये जनरल सेक्रेटरी इसको अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, क्योंकि इसी का यूज करके इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इनवाइट किया जाता है
पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो ओथ ले सकें। ठीक है, ओथ लेना भी जरूरी है, शपथ ग्रहण जिसको बोलते हैं। अब ये उसके करने के बाद ये जो इलेक्टेड एमपीज हैं, इनकी लिस्ट प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। अब प्रेसिडेंट को हैंड ओवर क्यों की जाती है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, ये उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर होता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इलेक्शन के बाद, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन जो एक प्रेसिडेंस हमारे यहाँ पे चला आ रहा है, जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से जो मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, या जो कोलिशन है, आप ये मान के चलिए जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है या जो कोलिशन है लार्जेस्ट, ठीक है, लोकसभा के अंदर, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर के लिए इनवाइट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि आर्टिकल 75 क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की ही ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको मर्जी चाहे अपॉइंट कर दें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को, या जो लार्जेस्ट कोलिशन होता है उसके लीडर को इनवाइट किया जाता है। तो उस तरह से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर कोई खास सेपरेट डिस्टिंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल। वैसे तो सभी इक्वल हैं, लेकिन वो इक्वल में सबसे पहले है, राइट? क्योंकि ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं कि साहब हमारी टीम को ये लीड करेंगे। तो उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब उनको फिर क्या होता है, इलेक्ट आपने कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन विद इन 1 मंथ उनको अपना वोटिंग करानी पड़ती है लोकसभा के अंदर कि यस, मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर भाई प्राइम मिनिस्टर आपने इलेक्ट कर दिया, लेकिन पता चले जब तक लोग आप पार्लियामेंट में पहुंचे लोग आपसे नाराज हो गए, और ऐसा होता रहता है हमारे यहाँ पे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में कई सरकारें गिर चुकी हैं पास्ट में, तो उनको नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है फ्लोर के ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि यस आई एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि जनरल इलेक्शन से चुन के आए हैं। तो वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनको चुन लिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ लेनी पड़ती है। उनकी टर्म क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है? देखिए, ओथ तो सिंपल सी बात है। ओथ के मतलब भैया आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो ओथ आप यही लोगे ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैं फेथ रखूंगा, यस, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करूंगा। इस तरह की चीजें आपको बोली जाती हैं। मेरे जो ऑफिस की ड्यूटी होती हैं, ठीक है, वो मैं पूरी तरह से अच्छे से फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा या करूंगी, राइट? उसके अलावा टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, विद फियर, विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन ऑफ द विल। अब ये क्या ओथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? 100% आपको ओथ याद करनी होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ओथ आपको याद करनी होती है, जो है हमारे जो जस्टिस होते हैं उनकी ओथ आपको याद करनी होती है, प्रेसिडेंट की ओथ आपको याद करनी होती है, सबकी ओथ आपको याद करनी होती है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ओथ के बारे में भी, कि डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फियर एंड फेवर, ये कौन से ऑफिस, क्योंकि हर किसी की ये ओथ एक जैसी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा वर्ड का खेल होता है उसमें। कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कहीं पे इंटेग्रिटी होगा, कहीं पे सोवरेनिटी होगा, कहीं पे नहीं होगा। इसीलिए ये वर्ड का जो खेल करता है यूपीएससी, उसके परस्पेक्टिव से आपको ये 3-4 ओथ आपको कम से कम याद करनी है। प्रेसिडेंट की आप याद कर लीजिए, जस्टिस की आप याद कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर की आप याद कर लीजिए, और यूजली जो प्राइम मिनिस्टर सीएम की आप याद कर सकते हैं। तो 4-5 ओथ आप याद कर लो, रट्टा मार लो, 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर को जब चुन लिया जाता है तो वो कितने टर्म के लिए रहते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी फिक्स नहीं है कितना टेन्योर होगा। हाँ, 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे, वो तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 साल से पहले भी हो सकते हैं, इमरजेंसी वाले केस में 5 साल से थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, ये हम लोगों ने कल बात किया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की टर्म क्या होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। जब तक वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सपोर्ट को एंजॉय करते हैं, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रहते हैं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपनी ऑफिस को, पोस्ट को तब तक होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जब मर्जी उनको चाहे रिमूव कर दे, भैया तुम तो मेरे प्लेजर पे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब तक प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस गया लोकसभा में, तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप नहीं रहोगे। सिंपल सा प्रोसीजर, कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हमारे यहाँ पे है नहीं।
प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी हो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। बहुत सारे पर्क्स इनको मिलते हैं, हाउसिंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक जो फंक्शन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होता है। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग अलग फंक्शंस होते हैं, उनका जो पीएमओ ऑफिस होता है उनके अलग फंक्शंस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग क्या फंक्शंस होते हैं? तो सीधी सी बात यह है भैया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर है, वो कैप्टन है टीम के। अब कैप्टन डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ पे फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कब करेगा, राइट, कौन टीम में रहेगा, कौन टीम में नहीं रहेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली इनकी टीम है और प्राइम मिनिस्टर उसके कैप्टन है। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी पोस्ट पे बैठेगा। ये रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ठीक है। अब अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है या कोई और रीजन हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि कैप्टन साहब उनसे रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं और प्रेसिडेंट को बोलेंगे साहब इनको हटा दीजिए, बस उनको हटा दिया जाता है, सिंपल सी बात है। अब जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी और वहां पे प्राइम मिनिस्टर अगर हैं, कैप्टन साहब हैं, तो वही वही प्रेजाइडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वही सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि वही गाइड भी हैं, फिलोसफर भी हैं, वही टीम के लीडर भी हैं। तो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्टर की सारी एक्टिविटी को। ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर बाय द रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अगर कैप्टन ने ही रिजाइन कर दिया, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं होता कि वाइस प्रेसिडेंट वाइस कैप्टन है वो तो वो लीड कर लेंगे, बीसीसीआई जो है उनको किसी और को डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सबको रिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो जो मेजोरिटी जो कोलिशन है या पार्टी है वो नया लीडर को चूज कर सकती है, फिर वो नया लीडर अपना नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहां पे रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है नहीं। चलिए थोड़ा साइंस की तरफ जाते हैं। तो साइंस से हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अ सन नेवर स्टॉप्स शाइनिंग। तो बेसिकली कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि इवनिंग में टाइम में क्या होता है, आप ये आपका होराइजन है और आप यहाँ पे होराइजन पे खड़े हुए हो, सन यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहा है, सन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका होराइजन है। लेकिन सन कभी कभी होराइजन से नीचे चला जाता है, आपको सन दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद भी आपको थोड़ा थोड़ा सनलाइट नजर आता है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश येलोइश कलर का आपको नजर आता है। तो होराइजन से नीचे जाने पे भी आपको कैसे दिखाई देता है, ये सवाल है। और इसी को ट्वाइलाइट बोलते हैं, यानी कि सन होराइजन से नीचे जा चुका है, उसके बावजूद भी आपको थोड़ी थोड़ी सनलाइट दिखाई देती है। ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर वगैरह सब रहते हैं। तो सन क्या करता है, अब मान लो सन जो है होराइजन पे नीचे यहाँ चला गया, अब इससे तो सनलाइट आएगी, जो ये सनलाइट आती है तो ये एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके कुछ सनलाइट का पार्ट आपकी तरफ भी चला जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, हल्का फुल्का आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपको हल्का सा सनलाइट दिखाई देता है। इसी को हम लोग ट्वाइलाइट भी बोलते हैं। और इस स्कैटरिंग को बोलते हैं रेलिक स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं जी? रेलिक स्कैटरिंग। जो दिन में आपको स्काई का ब्लू कलर नजर आता है, वो भी इसी वजह से नजर आता है, रेलिक स्कैटरिंग बोलते हैं उसको भी। तो जब एयर के पार्टिकल्स लाइट की वेवलेंथ से छोटे होते हैं तो ये स्कैटरिंग आपको नजर आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। जब एयर पार्टिकल्स लाइट की वेवलेंथ से छोटे होते हैं तो रेलिक स्कैटरिंग होती है। उस रेलिक स्कैटरिंग की वजह से कुछ पार्टिकल्स आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो आपको सन दिखाई, आपको लाइट दिखाई देती है बेसिकली। सन तो नीचे है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर की वजह से में जो रिफ्लेक्शन होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में आपको लाइट नजर आती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट बोलते हैं। यूजली ये एंगल आपका जो है वो 18 डिग्री का होता है, 18 डिग्री एंगल होता है। तो जब तक होराइजन से सन नीचे जा रहा है 18 डिग्री, तब वो कुछ ना कुछ लाइट दिखाई देगी। लेकिन जब वो 18 डिग्री से नीचे चला जाता है तब हम बोलेंगे कि अब ये पूरा डार्क हो चुका है। हालांकि कुछ हल्की फुल्की लाइट आपको दिखाई दे सकती है, वो लाइट पोल्यूशन वगैरह की वजह से, लेकिन सन का फंक्शन वहां पे खत्म हो जाता है 18 डिग्री से बियॉन्ड। ठीक है, सनसेट के बाद 18 डिग्री से बियॉन्ड। तो ये तो हालांकि सनराइज लिखा हो, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करिए। सनराइज के केस में भी ऐसा ही होता है, आपको सन दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको हल्की हल्की लाइट सुबह सुबह दिखाई देने लगती है, इसे डॉन कहते हैं।
तो जब सन 18 डिग्री से ऊपर जाता है और होराइजन तक आता है, तो इस बीच में आपको सन दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देगी, जिसे आप क्या कहते हो भाई, ये जिसे शायद ब्रह्म वेला कहते हैं हिंदी में, ठीक है, या वो जो पीरियड होता है सनसेट सनराइज से पहले का। क्योंकि जो सन यहाँ पे है, अब वो तो लाइट डालेगा, अपर एटमॉस्फेयर से रेलिंग स्कैटरिंग होके हल्की फुल्की लाइट एटमॉस्फेयर की तरफ आती है, लोअर एटमॉस्फेयर की तरफ। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको ये दिखाई देती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, जिसे हम लोग ट्वाइलाइट या डॉन का बोलते हैं। 18 डिग्री एंगल जो है इसमें थोड़ा क्रूशियल रहता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। हालांकि कभी कभी 18 डिग्री से नीचे भी अगर सन चला जाता है, कुछ कुछ लाइट आपको दिखाई देती है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी आपकी रात और रात हो चुकी होती है। क्योंकि कुछ कभी कभी क्या है ना, वो लाइट पोल्यूशन की वजह से या दूसरे स्टार से लाइट आ रही होती है, हल्का फुल्का उसकी तरफ से आ सकता है। लेकिन 18 डिग्री इज द ऑफिशियल एंगल। आफ्टर दैट इट इज कंसिडर्ड अ प्रॉपर नाइट, और इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर डे, अगर वो सनराइज के टाइम पे है तो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट साइंस का, आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया होगा इसका। द हिंदू बिजनेस लाइन से एक आर्टिकल है यहाँ पे, द ग्रीनिंग ऑफ द फार्म सब्सिडीज। तो बेसिकली इसके अंदर बताने की कोशिश की है कि जो सब्सिडी हम लोग देते हैं, या जो इंसेंटिव्स हम लोग एग्रीकल्चर में देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर नजर आता है। तो ये फूड प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1950-51 के अंदर हमारा फूड प्रोडक्शन, इट वाज ओनली 50 मिलियन टन, जो कि 2022-2023 के अंदर कितना हो गया, 330 मिलियन हो गया है। तो सोच के देखिए, पिछले 70 सालों में 50 से हम लोग 330 पे चले गए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन वो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, जो हम लोग फर्टिलाइजर पे देते हैं, या इरिगेशन पे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे देते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये सब्सिडी के कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, इसका दूसरा पहलू नेगेटिव है। क्या इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे सब्सिडी को लेके, इंसेंटिव्स को लेके, क्या चैलेंजेस हैं, बेसिकली उसके बारे में इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बात की गई है। क्योंकि सीधी सी बात है कि कहता है कि हालांकि सब्सिडी की वजह से जो फार्मर्स को इंसेंटिव मिलता है, उसकी वजह से फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, केमिकल इनपुट्स का यूज करते हैं, मशीनरी का यूज करते हैं। आप इसको सीधा सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन से जोड़ के भी देख सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन में सब्सिडी मिला, इंसेंटिव मिला, किसान जो है मशीन लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपने दिया उनको, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए, फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इतना सारा इनपुट यूज करने की वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ा। बताऊंगा आपको क्या होता है। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, भयंकर हम लोग इरिगेशन करने लगे ग्राउंड वाटर का यूज करके, और हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ा। अब वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इतना सारा हम लोग इनपुट सब्सिडी का यूज करते हैं इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा फ्रेश वाटर सप्लाई भी कम हो गया है। इतना ज्यादा हम लोग यूरिया का यूज करते हैं, नाइट्रोजन पोल्यूशन बढ़ गया है। नाइट्रोजन पोल्यूशन पिछले 30 ईयर्स में नाइट्रोजन पोल्यूशन 17% से ज्यादा बढ़ गया है। ये तो मैं सिर्फ 30 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन से अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये आपका कम से कम 40% से ज्यादा हो गया है, 50% से किसी किसी केस में तो। इवन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है द कल्टीवेशन ऑफ राइस सपोर्टेड बाय फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये जबरदस्त खराब कॉम्बिनेशन है भैया। क्या कॉम्बिनेशन है। पहली बात, आप राइस ग्रो कर रहे हो, राइस बहुत ही भयंकर वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको हाई लेवल ऑफ इरिगेशन चाहिए, ग्राउंड वाटर का आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। पहले तो आपने चावल की खेती किया, फिर आपने उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्या होने से क्या होता है, उसका ओवर यूज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज कैसे होगा, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लोटेशन से होगा। अब ये भी कर दिया आपने, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया, राइस कल्टीवेशन को प्रमोट कर दिया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और इन सब के रहते हुए फिर बाद में आपने एमएसपी भी दे दिया। तो एक परफेक्ट रेसिपी है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और इसकी वजह से यही दोनों चीजें हो रही हैं। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हमारे देश में इतना ज्यादा हो गया है कि रेनफॉल से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं पाता।
पंजाब में देखें तो दिस इज 165%। हरियाणा में देखें तो दिस इज 134%। यानी अगर रेन वाटर से 100 लीटर ग्राउंड वाटर के अंदर अगर वो रिचार्ज होता है, तो उसके कंपैरिजन में 165 लीटर तो हम लोग निकाल लेते हैं। आमदनी ठगनी खर्चा रुपया हो रहा है यहाँ पे। इनकम 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 है, आउटगोइंग ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर की टेबल है वो नीचे चली जाती है। जितना वो नीचे जाएगी वो कंटेमिनेट भी होगी और उतना ज्यादा दिक्कत भी आएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा, कहता है कि भैया इंडिया में जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस की हम लोग एमिशन करते हैं, उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। पहले नंबर पे चाइना है और ब्राजील है। एग्रीकल्चर भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे है। ये है हमारे यहाँ पे समस्याएं। आज भी अगर देखें क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। दोनों तरफ हमारे समंदर है, ऊपर हमारे हिमालय है, बीच में हमारे यहाँ पे डेजर्ट भी है, ड्राई लैंड भी है। तो ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट वेदर के अंदर हल्का सा भी चेंज होगा तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी पॉपुलेशन को नजर आएगा। Yes, Indian agriculture is extremely vulnerable to climate change and the weather aberrations, with the rainfall cultivation accounting for more than 50% of the area and 40% of the output. आज भी इंडिया में 50% का एग्रीकल्चर एरिया जो है वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे एग्रीगेशन आपको नहीं पहुंची है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर इंडिया में हल्का सा भी रेनफॉल कम हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर देखिए, ये तो लास्ट ईयर का आंकड़ा है, 2023-2024 का। 6% मॉनसून कम हुआ और 11.5% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। बड़ी सोचने की बात है ऑयल सीड का। 6% मॉनसून रेनफॉल कम हुआ और हमारे यहाँ पे जो सीरियल्स हैं वो 10% कम हो गए। तो हमारी एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑन मॉनसून। तो मॉनसून अगर हल्का सा भी खराब हो जाता है ना, हल्का सा बिलो नॉर्मल हो जाता है, तो फूड इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन कम हो जाती है। और फर्टिलाइजर का तो क्या ही कहना, ये तो आप छोड़ ही दीजिए। 1960s में इंडिया में ऑन एन एवरेज एक हेक्टेयर पे 2 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज होता था। आज 2022-3 के अंदर ये 141 किलोग्राम चला गया है पर हेक्टेयर। मतलब आप इसको सोच लीजिए कितना मल्टीपल टाइम्स हो गया ये। और ये तो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप स्टेट्स के हिसाब से जाओगे ना, आंध्र प्रदेश में यही 242 है। पंजाब में दिस इज 241 है किलोग्राम पर हेक्टेयर। तेलंगाना में 221 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हरियाणा में 205 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को। तो इससे होगा क्या, कंटेमिनेशन ही तो होगा। इससे कंटेमिनेशन ही तो होता है। अब जो मैंने आपको पहले वहां पे बताई थी, एक एफिशिएंसी की बात बताई थी, उसमें क्या होता है देखो जरा, थोड़ा इस तरह से काम करता है वो। पहले क्या होता था, अगर आप 1 किलोग्राम सपोज फर्टिलाइजर ऐड करते हो, तो आपको सपोज करिए 10 किलोग्राम की आपको फूड प्रोडक्शन हो रहा था, लेट से। नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, 2 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज किया, तो आपकी आउटपुट हो गया 20 किलोग्राम। तो जैसे ही आपने फूड डबल किया, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी डबल हो गया। फिर आपने 4 kg किया, आपकी फूड प्रोडक्शन डबल हो गया। हर बार आप फर्टिलाइजर डबल यूज कर रहे हो, आउटपुट ही आपका डबल हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम आपने किया 8 kg, लेकिन ये बढ़ा सिर्फ 50 kg, डबल नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम आपने किया 16 kg, और ये हुआ सिर्फ 60 kg। यहाँ पे 16 kg किया, ये 60 kg हुआ। नेक्स्ट टाइम आपने 32 kg किया, और ये सिर्फ 65 kg हुआ। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है। शुरुआत में अगर आप फर्टिलाइजर को डबल कर रहे हो तो प्रोडक्शन आपका डबल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे फर्टिलाइजर आप डबल करते चले जा रहे हो, तो उस पर्सपेक्टिव से रेट ऑफ ग्रोथ आपकी कम हो रही है। यही है इनएफिशिएंसी। टाइम के साथ फर्टिलाइजर उतना आउटपुट नहीं दे पाते जितना वो शुरुआत में दिया करते थे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 1 kg फर्टिलाइजर का जो आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट है, 1970s में वो 13.5 kg था, और आज वो घट के सिर्फ 3.7 kg हो गया है।
समझ रहे हो, अगर आप 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा यूज करते थे तो 1970s में आपको 13.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलता था। अब नाउ दिस इज ओनली 3.7 किलोग्राम। तो ये कम होता नजर आ रहा है, कम हो रहा है। अब दिक्कत ये है बहुत, ये जो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर के ओवर यूज करने से हमारी सोइल के अंदर सल्फर का कंटेंट बढ़ गया है। सल्फर, सल्फर क्या करता है? सल्फर दूसरे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो फॉस्फेट बेस्ड होते हैं या जो यूरिया बेस्ड होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी कम कर देता है। खुद तो ये रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है, दूसरों को भी रिस्पॉन्ड करने से रोक रहा है। और एक हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे फ्लड इरिगेशन मेथड का यूज किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लोइटेटिव है ग्राउंड वाटर का। कैसे होता है थोड़ा हल्का दिखाता हूँ, ये देखिए। फ्लड इरिगेशन में हम लोग ग्रेविटी का यूज करते हैं बेसिकली। इसमें सिंपली क्या आप मान के चलिए, जैसे आपका यहाँ पे ट्यूबवेल है, ठीक है, इसको ब्लैक कलर से ले लेता हूँ। आपका सिंपली मान लीजिए यहाँ पे ट्यूबवेल है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है। आप इस ट्यूबवेल को सिंपली अपने खेत में ओपन कर देते हो। अब आपका खेत जो है वो यूनिफॉर्म तो नहीं होता, कहीं पे हल्का ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा होता है, हल्का सा तो स्लोप इसके अंदर रहता ही है। तो ये पानी अपनी मर्जी से आपके खेत के अंदर चारों तरफ फैल जाता है, अपनी मर्जी से। वो यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे यहाँ 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 इस कॉर्नर तक चला जाता है। इसे फ्लड इरिगेशन मेथड बोलते हैं, इसे फ्लड इरिगेशन मेथड बोलते हैं। तो एक तो हमारा स्प्रिंकलर होता है, राइट, उसमें तो ऐसी दिक्कत होती नहीं है क्योंकि वहां पे आप पाइप्स लगाते हो, स्प्रिंकल करने से सब कुछ होता है। इसको कहते हैं फ्लड इरिगेशन मेथड। इससे क्या होता है, आप अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा पानी यूज करते हो। पानी की किलो जो है 10 लीटर की रिक्वायरमेंट, आप इसको 100 लीटर डाल रहे हो। ओवर यूज और अनयूटिलाइज्ड वाटर इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें यह समस्या है। और कई बार क्या होता है, जो खेत की जो बाहर की तरफ बाउंड्री होती है, ये वाली ये बाउंड्री ऊपर दिया हुआ है, यहां से बहुत सारा लीकेज वाटर का जो है वो पड़ोसियों के खेत में भी हो जाता है। तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इसलिए वो और यूज करने से डरते नहीं है, क्योंकि भैया बिजली का बिल तो आना नहीं है ना। यूएनएफ ट्रिपल सी का कहना है कि इंडिया के अंदर 17.4% ग्रीन हाउस गैस एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। इसका मतलब अगर आप इंडिया को अगर अपना आईएनडीसी पंचामृत अगर अचीव करना है, तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यही कुछ सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश की है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन किया जाए, फर्टिलाइजर्स के यूज को रैशनलाइज किया जाए, यानी कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है इंडिया में किसानों को वो कम की जाए, जो वाटर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है उसको भी कम किया जाए, ताकि उनका जब किसानों का बिल आएगा ना, हाथ में बिल आएगा, भैया आपको पैसा देना पड़ेगा, तो उसका जुडिशियस यूज करेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी को रैशनलाइज करिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, जो कि क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए। अभी क्या है ना, वो सभी फार्मर्स को इक्वल दिया जाता है, क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है। अब कोई फार्मर जो है वो सनफ्लावर उगा रहा है, कोई फार्मर जो है वो मिलेट्स उगा रहा है, कोई फार्मर जो है राइस कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग लगभग सबको बराबर दी जा रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यस। सोइल फर्टिलिटी का आप ध्यान रखिए, सोइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। और यही मैंडेटरी भी कर देना चाहिए कि जो किसानों को फर्टिलाइजर दिया जाता है, आप भैया पहले अपना सोइल हेल्थ कार्ड दिखाइए। जितनी आपकी सोइल को जरूरत है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप ये तो कर ही सकते हो। केमिकल पोल्यूशन को रोकने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रमोट किया जाए, जो गोबर की खाद होती है, इस तरह की चीजें उसको प्रमोट किया जाए। कुछ इनोवेशन, जो राइस कल्टीवेशन इंडिया में हजारों साल से हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से, जो कि काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, उस तरीके को थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पे जरूरत है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ जगह पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, और जिसमें इन्होंने कुछ नए इरिगेशन के मेथड वगैरह अपनाए हैं, जैसे जीरो टिलेज एंड ऑल दैट। उसमें इन्होंने ये पाया कि 15 से 20% तक वाटर की रिक्वायरमेंट उसमें कम होती है, और जो यील्ड है, यानी कि जो आउटपुट है वो बराबर रहता है। इसमें एक जीरो टिलेज आप जो है कल्टीवेशन एग्जांपल दे सकते हैं। तो उसमें इस तरह से पानी नहीं डालना पड़ता है खेत में, ठीक है, इस तरह से नहीं डालना पड़ता है, और डायरेक्ट ही मशीन से जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो आप यहीं पे उगा लगा देते हो, ठीक है, और हल्का पानी यूज किया जाता है।
फ्लड इरिगेशन इसलिए काफ़ी डेंजरस एक तरीका माना जाता है, ये नॉन सस्टेनेबल है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको फार्म सब्सिडी के बारे में, फार्म रिफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल आया एग्जाम में, आप उसको पढ़ें जरूर। अगर आपने नोट्स के अंदर वो पॉइंट पहले से ऐड किए हुए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स को आप लगातार यहाँ पे अपग्रेड करते रहें, कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको आज इस आर्टिकल से मिली होगी, तो अपने नोट्स को अपडेट करें। चलिए, अब पुराना सा आर्टिकल है पीएम किसान से। तो इंडिया में 1 लाख फार्मर्स ने बेसिकली वॉलंटरली पीएम किसान से अपने बेनिफिट को हटा लिया है। क्या है ये पीएम किसान? जिस बच्चे को नहीं पता बता देता हूँ। पूरी तरह से ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा दी जाती है। इसमें किसानों को 6,000 रुपए एवरी ईयर दिया जाता है। तो ये 3 सब इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, हर 4 महीने के बाद आपको 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। राइट, तो ये एक तरीका है बेसिकली, दिस इज पीएम किसान। इससे पहले तेलंगाना के अंदर एक स्कीम चला करती थी, राइथू बंधु स्कीम, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको चलाया था। लेकिन पिछले साल सरकार ने किया क्या है, मोबाइल ऐप के अंदर जो पीएम किसान ऐप है उसके अंदर एक ऑप्शन ऐड कर दिया कि जो किसान चाहें तो इस स्कीम से बाहर हो सकते हैं, वॉलंटरली इसको गिव अप कर सकते हैं। और अब तक 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स ऐसा कर चुके हैं, जिनमें से जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो जो है आपको बिहार से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से नजर आएंगे। इसका रीजन अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर कट बताया नहीं गया है क्या रीजन हो सकता है इसका, लेकिन जो रीजन हो सकते हैं जो कि मिनिस्टर ने बताया है। अब सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, गलती से आपका नंबर ऐड हो गया भैया, ठीक है, आप एक्चुअली खेती करते नहीं हो, आप उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो, वो एक रीजन इसका हो सकता है। ठीक है, दूसरा, लैंड गोइंग टू द टैक्स पेइंग डिसेंडेंट्स। ठीक है, एक किसान के बच्चे हैं, लैंड उनको ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो किसान का बच्चा खुद टैक्स भर रहा है, तो उसको तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। या फिर आपने जमीन अपनी बेच दी होगी, किसी और लैंड ओनर को दे दिया होगा, ठीक है, तो आपको तो उससे एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको गिव अप किया गया है, तो इसीलिए हल्का सा ये न्यूज में था। तो ऊपर जो एग्रीकल्चर का आर्टिकल हम लोगों ने किया है, आप उसको इस आर्टिकल के साथ भी जोड़ के अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। चलिए, और आज तो खत्म हो गया, आज तो इतना ही था। तो क्योंकि आज ज्यादा आर्टिकल थे नहीं उस तरह से, ज्यादातर पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल थे, तो एडिटोरियल भी सारे पॉलिटिक्स के आसपास ही घूम रहे थे, तो मैंने उसमें कुछ ज्यादा डाला नहीं है। बट यस, कल से फिर से हम लोग फुल फ्लैजेड अपना कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।